नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज बजट पेश कर दिया गया है। 2021 और 22 वित्त वर्ष के लिए आज का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। और इस बजट के सामने आने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये बजट उम्मीदों भरा है तो कुछ लोगों के लिए निराशाजनक भी रहा है। खैर, देश के अलग अलग राज्यों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देश के इस बजट को लेकर आ रही हैं, आज के इस बुलेटिन में हम वही प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का यह बजट अपने आप में खास रहा है। पहली बार कोविड की वजह से सरकार ने कागज के इस्तेमाल को बंद करके पहली बार डिजिटल बजट पेश किया है। बजट को इस बार निर्मला सीतारमण ने टैबलेट से पढ़कर सुनाया। वहीं इस खास बजट पर राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। Well, I think the stats given by the finance minister on procurement, that was wonderful. That's, I think, something which the government's been saying for the longest time, that they are working for the benefit of the farmers. And I think the statistics shows that the government has actually been working for the past 6 years. I think overall it's a very complete budget taking care of every section of the society, especially the senior citizen. The way they have been given relaxation, I think it's a very welcoming budget. ऐसा है, यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर स्वास्थ्य सेक्टर में आपने देखा कि लगभग 137% की वृद्धि की गई है और 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये वृद्धि है। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये बजट 70,000 गाँवों को मजबूत करेगा। वहाँ के स्वास्थ्य सेक्टर जो हमारे गांव के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, 602 गाँव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो हॉस्पिटल जो स्पेशल केयर और क्लिनिक जो बनेगा वो एक विशेष उपलब्धि होगी। और पूरे देश के अंदर जो हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सेक्टर में जो प्रधानमंत्री जी का और उनके नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य रहें, सुखी रहें, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में स्वास्थ्य पर जो उन्होंने विशेष रूप से बजट में ध्यान दिया है, इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और साथ साथ वित्त मंत्री द्वय को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बधाई। जी हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा कि इस साल के लिए 35,000 करोड़ रुपया उपलब्ध किया गया और अगले उम्मीद है कि मई के पहले तक और भी आ जाएंगे जिनका ट्रायल चल रहा है। तो ये हम सब लोगों ने देखा कि सारे भारत के जो और कंपनियां हैं और इस प्रकार के लोग जो स्वदेशी वैक्सीन है वो तैयार होगा और देश को बड़ी राहत मिलेगी और दुनिया भर के लोगों को हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वैक्सीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सर खास तौर पर डिफेंस के लिए सर क्या कहेंगे जिस तरह से इसमें? अब मैं डिफेंस के आंकड़े थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं जारी करने वाला हूं, वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट एक माइलस्टोन बजट होगा। और जिस तरह से इस बजट के बाद में सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित रूप से जो हमारा अल्टीमेट गोल विजन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है उसको प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपैंडिंग, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में
जीडीपी को बढ़ाने के लिए आवश्यक थी और उसके लिए जितने भी कदम उठाए जाने से चाहिए वो सारे कदम इस बजट के द्वारा लिए गए। बजट पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सुनिए आप। देखिए, एक बड़ा अच्छा मौका था सरकार को मिला था कि एक ऐसा बजट देते जिससे एक नई सोच के साथ कोई आगे बढ़ता। अब इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। जो आज रोष है किसान को, वो इस बात का रोष है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी की है वो केवल 16% है और हम 40% देश के लोगों की मदद करते हैं। ठीक है ना? तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि जो कृषि के उद्योग है, जो कृषि के लोग हैं, जो किसान, आम किसान है, उनको कुछ नहीं मिला। ये एक बड़ा भारी मौका था, तो ना उन्होंने कृषि की बात की, ना किसान की बात की और ना डिफेंस की बात की। लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए जो बजट है उसमें गांव, गरीब, किसान सबको जा सकते। क्या बताओ ना, बताओ। मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। अगर सभी खुश हैं तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इतना रोष क्यों दिखा रहे हैं? वापस क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि जो बातें कर रहे हैं आम किसान को कुछ नहीं मिला। क्योंकि आम किसान की आमदनी आपको मालूम है 86% किसान की जो आमदनी है इस देश में वो कितने हजार है मालूम है? 20,000 सालाना। तो ये कहते हैं हमने तो इतना कुछ दिया, तो उसकी फिर जो आमदनी है वो 20,000 सालाना क्यों है? 20,000 सालाना का मतलब क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहाँ तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाज़ार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोज़गार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोज़गार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। और दिशाहीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर कहती नहीं थक रही थी कि उन्हें अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनानी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? और फिर जब हम बजट का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने। तमाम एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए हैं, क्या समय से पूरे हो जाएंगे? अब गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर की महिलाओं की भी प्रतिक्रिया इस बजट पर सुनते हैं, जानते हैं उन्हें इस बजट से क्या कुछ हासिल हुआ। द्वारा जो बजट जारी किया है, हम महिलाओं से पूछ रहे हैं कि जो बजट है, ये जो बजट जारी किया है उससे ये संतुष्ट है या नहीं है। हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लता बंसल है और मैं गर्ल्स स्कूल में पोस्टेड हूँ। जैसे ये बजट के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने कोविड-19 वाला देखा। कोविड-19 के लिए सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, तो मतलब मुझे ये अच्छा लगा। अभी वैश्विक महामारी यही है
हमें इसी से निपटना है। और मोदी जी ने जो इतना बड़ा उसके लिए फंड किया है, ये सराहनीय है। दूसरा एक उनके मैंने बजट में एक चीज और देखी, 1.25 लाख मतलब 1.5 लाख तक लगभग जो सस्ते घर है उसके लिए जो गरीब वर्ग है उसको ब्याज से मुक्त किया है, कर्ज से मुक्त किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बाकी जैसे 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो ये सब चीजें मतलब उस तरफ इशारा करती है कि बजट कुल मिलाकर अच्छा है। वैसे सारी चीजें तो हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन जितना भी जो हमें मोदी जी के शासनकाल में जो भी सुविधा मिल रही है वो बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। और बिल्कुल इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि ये जो बजट जारी हुआ है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है, आम जनता इससे पीड़ित रहेगी। इस मामले में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस का समय था उन्हें पीछे जाके अपने बजट की तरफ देखना चाहिए, उन्होंने क्या दिया फिर सवाल करना चाहिए। जो ये बजट निकला है और जो जारी हुआ है आम बजट, उसको लेकर क्या अपेक्षा थी आपको? ये जो 2021 का आम बजट हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें वैसे आम जनता को काफी राहत दी गई है। आम जनता के लिए जैसे स्टील के बर्तन है या अन्य धातुएं हैं, सीमेंट है, इनकी कीमतें कम की गई है, सस्ते किए गए हैं। तो ये रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं और महिलाओं की भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, तो इससे महिलाएं काफी संतुष्ट है, क्योंकि घर की सामग्री और धातुएं जो महिलाओं को अधिक प्रिय होती है, सोना चांदी, तो उनसे भी उनको थोड़ी राहत मिली है। और भाई मैं आपको ये बताऊं, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल के ये भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, उस पर टैक्स लगा दिया गया है। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट और लेदर की वस्तुएं, जूते वगैरह ये महंगे किए गए हैं, तो ये तो सारी विलासिता की वस्तुएं हैं। जैसे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है तो सभी लोगों के पास, आम जनता के पास या निम्न तबके के पास महंगे मोबाइल नहीं होते हैं, तो इनके ऊपर इनकी राशि या इनकी कीमत बढ़ाने से आम जनता या निम्न वर्ग को थोड़ी ठेस पहुंची है कि यदि इनकी भी कीमत वही रखी गई होती तो आम जनता या जो निम्न वर्ग है वो थोड़ा संतुष्ट होता, क्योंकि वो महंगी वस्तुएं खरीद नहीं पाते, खरीदने में असमर्थ रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये कहूँगा, जो आप महिलाएं हैं, जो आपकी उम्मीद इस आम बजट को लेकर कितनी थी? महिलाओं के लिए तो वैसे ये बजट सही है। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ अन्य जो सरकारी कर्मचारी है उनके साथ इनकम टैक्स की 5 लाख तक की सीमा कर देनी चाहिए सभी के लिए, और महिलाओं के लिए विशेषकर की गई है। और महिलाओं को कुछ और उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं में और घरेलू राशन है, जैसे कोविड-19 के कारण बहुत सारा हमारा बजट प्रभावित हुआ, उस बजट को लेवल में लाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता की सामग्री, कॉस्मेटिक सामग्री है या उनके उपयोग की अन्य सामग्री है, उनके दाम यदि नियंत्रित किए जाए और सही किए जाए तो महिलाएं इससे खुश होगी और आने वाले बजट में भी अपनी राय अच्छी देगी, और उसके लिए सरकार को भी साधुवाद, धन्यवाद। और जो आम बजट आज वित्त मंत्री ने जारी किया है, क्या उम्मीदें थी आपको? आप एक महिला हैं और महिलाओं के आधार पर ये बजट है नहीं है, ये प्रतिक्रिया आप हमें बताएं। देखिए, ये जो बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री जी ने, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और बहुत ही संतुलित बजट है, महिलाओं के लिए भी अच्छा बजट है। और अगर ये कहा जाए कि इसमें क्या थोड़ा सा और सुधार की अपेक्षा चाहते थे, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो टैक्स की सीमा है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जो पहले से निर्धारित है उस समय की इनकम में और आज के समय में काफ़ी फर्क है, और महंगाई भी काफ़ी है, हर जगह हम टैक्स। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली प्रतिक्रिया का। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं और सोने चांदी को लेकर भी अहम घोषणाएं की गई हैं। इस पर मुंबई से बुलियन एसोसिएशन के कुमार जैन की प्रतिक्रिया सुनिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज 2021-22 का बजट आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। वैसे देखा जाए तो इसमें कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रावधान दिया गया है। बाकी जहाँ बिजनेस इंडस्ट्री का सवाल है, लास्ट जैसे भी मैं स्पेशली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लास्ट 9 महीने से बिल्कुल जेम एंड ज्वेलरी एकदम सोई पड़ी हुई है। वैसे में कुछ अगर जो हमने प्रपोजल रखे थे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाए, जीएसटी में कमी की जाए, पैन कार्ड लिमिट बढ़ाई जाए, इस तरह की कई बातें की, उसमें से एक भी बात पर अभी तक तो सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसका सिर्फ एक स्पॉट एक्सचेंज की बात की थी, वो भी स्पॉट एक्सचेंज सरकार ने सेबी के हवाले दिया है। तो ये सब देखते हुए बजट एकदम निराशाजनक ही रहा है। लेकिन और उसमें खास प्रावधान दिया गया, कृषि को प्रावधान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रावधान दिया गया। चलो हम समझते कहीं ना कहीं लोगों को मजदूरी बढ़ेगी और किसी तरह से जो सरकार, हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका पेट नहीं भर रहा था, इस तरह से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड वगैरह सब कामों से थोड़ा काम चलेगा। लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में एकदम पूरा निराशाजनक बजट रहा है। एक भी बात को उन्होंने पुटअप नहीं किया है। ये थोड़ा अफसोस की बात रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ वापस सेकंड जब 1-1.5 महीने बाद में फाइनल जब बजट आए तो कुछ न कुछ ज्वेलरी इंडस्ट्री को रियायत दी जाए। बहुत सारी चीज़ें हमने प्रपोज की है। पैन कार्ड लिमिट का प्रपोजल रखा है, जीएसटी कम करने की बात की है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात की है। तो उसमें एक भी बात रखेंगे तो एक प्रकार का उसमें लोगों को बूस्ट आएगा, उत्साह बढ़ेगा और लोगों को ऐसे फीलिंग आएगी नहीं हमारी बात रही। और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में एक ऐसा माहौल बनेगा कि भी लोगों के भी दिमाग में ज्वेलरी जो है लोग फेस्टिव सीजन पे लेते हैं, वो एक सेंटिमेंट वैल्यू रहती है उनकी। ज्वेलरी जो महिलाएं लेती है वो अपनी सेविंग रहती है कि कल सुख दुख में वो सोना जो रहेगा वो किसी तरह से आने वाले समय में काम आएगा। लोग अपनी सेविंग बचा बचा कर सेविंग पैसे से लोग गोल्ड लेते हैं। तो सरकार को थोड़ा इसमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं आशा रखता हूं कि अभी भी हमारे पास इसमें कुछ न कुछ कंसिडर करेगी, ऐसी मेरी खास निवेदन है। धन्यवाद। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीसरी बार आम बजट पेश किया। इस पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के कृष्णी गांव में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं 2020-21 के बजट को लेकर, इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का ये बजट है और क्या उम्मीदें आपने लगा रखी है। क्या नाम है सर आपका? उमाशंकर यादव जी। उमाशंकर जी, ये बतलाइए जो 2020-21 का जो बजट केंद्र सरकार पेश कर रही है उससे शिक्षा क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें आपने लगाई है, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उम्मीद है? देखिए, हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व
अभी गत समय में कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित रहा है और जूझ रहा है, और अब तो खैर वैक्सीन आ गई है, तो हमें लग रहा है कि हम अंतिम ओर अग्रसर हैं। अब बजट का जो बात है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं भारत सरकार में बैठे हुए हैं। माननीय सीतारमण जी जो हैं वो बहुत विवेकी महिला हैं। निश्चित ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं इस महामारी में आर्थिक तंगी से भी जूझी हैं। इनका बजट में कुछ ना कुछ इनका प्रावधान होना चाहिए, और जो जनता जिनके बालक संस्थाओं में पढ़ते हैं उन्हें छात्रपूर्ति के तौर पर जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, एक तो छात्रपूर्ति होती है और एक छात्रवृत्ति होती है, तो छात्रपूर्ति में थोड़ा बढ़ावा देकर और प्राथमिकता के साथ, ऐसा मेरा मानना है कि उसमें आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि देश में सभी आदमी उन परिस्थितियों से जूझा है, गुजरा है, तो निश्चित छात्रों के हित में छात्रपूर्ति का थोड़ा बजट बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके आगामी सेशन में। आज जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, आपको बजट से क्या उम्मीदें थी, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो किसानों में कोई नया बजट नहीं है। जैसा कि बजट पहले पेश किया गया था वैसा ही बजट है। किसानों के लिए खाद में सब्सिडी होना चाहिए, सब्सिडी के नाम पर किसानों को कुछ नहीं दिया है। बीजों के लिए सब्सिडी होना चाहिए, किसानों को बीजों के लिए कुछ नहीं दिया है। और जो किसानों के लिए पानी और जो बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, उस बिजली की सप्लाई में भी किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया है। जैसा कि किसानों को उम्मीद थी बजट में कि हमको कुछ मिलेगा, खाद में सब्सिडी मिलेगी, बिजली में सब्सिडी मिलेगी, फसल को सींचने के लिए बिजली में हमको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई केंद्र सरकार ने हमको नहीं दिया है। किसान सरकार ये कहती है कि किसान की आय हम दोगुनी करेंगे, कि जब किसानों को सब्सिडी के माध्यम से खाद पानी बीज की लागत नहीं मिलेगी तो किसान की आय केंद्र सरकार कैसे दूनी कर सकती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसान को सब्सिडी ही नहीं मिलेगी तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। किसान की जो एमएसपी लागत है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। एमएसपी का जो नियम है वो नियम अनिवार्यता के रूप से लागू किया जाए। अगर एमएसपी का जो नियम है वो अनिवार्यता के रूप में लागू किया जाएगा तो किसानों की आय, मैं समझता हूं किसानों की आय निश्चित ही दोगुनी हो जाएगी। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एमएसपी की लागत जो है अनिवार्यता के रूप से लागू किया जाए। तो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी ये तीसरी बार आम बजट पेश किया गया है। इस पर हरियाणा के फरीदाबाद के लोगों को कितनी राहत मिली है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। व्यापारियों के लिए अगर मैं बात करूं तो बड़े व्यापारियों को तो बहुत कुछ दे दिया जी, लेकिन जो आम व्यापारी है जो पिछले 1 साल से कोरोना के बाद से डिस्टर्ब है, जो धंधा नहीं है, उन छोटे व्यापारियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया जी। अगर मैं कहूं कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है तो बिल्कुल राइट बात है कि उनको इग्नोर कर दिया गया है, कहीं भी उनको कुछ नहीं दिया गया। आम आदमी के लिए कुछ हो, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। ये लुभावने जो चीजें दी गई हैं वो एक बड़े सरमाएदारों को दिए, बड़े इंडस्ट्रीज के दिए हैं, ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं दिया गया जी। बजट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं जी, सारी जगह सुनसान पड़ा हुआ है। मार्केट हमारी देख लीजिए, बिल्कुल किसी प्रकार के लिए कोई सेल नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है और लोगों के पास पैसा तक भी नहीं है। नहीं, आज का बताओ भाई, आज बजट में कोई मिला है कुछ आपको? नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ? किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। बजट का जो बिल्कुल बेकार बजट है, किसी प्रकार के लिए कोई उसमें उन्नति नहीं है किसी व्यक्ति की भी। मैं बजट तो काफ़ी समय से थोड़ी देर से देख रहा हूँ, लेकिन मध्यम क्लास व्यापारी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी। अच्छा, मध्यम क्लास व्यापारी को कई राहत मिले। कोरोना काल से मध्यम वर्ग का व्यापारी बहुत परेशान है जी। आज बाजार में काम धंधे नहीं है जी। तो जितना भी बजट का फायदा मिला है वो सब पूंजीपति, उद्योगपति, टेक्सटाइल्स वालों को, बड़े बड़े व्यापारियों को मिला है। छोटा दुकानदार, मध्यम व्यापारी पिसता है और पिसता ही रहेगा।
सर बजट तो अच्छा है, पहले से ही बजट अच्छा चल रहा है। हमारे सरकार ने जो जीएसटी निकाला है वो बहुत बढ़िया निकाला है। पहले 3-4 जगह टैक्स देना पड़ता था हमें, अब हमें एक ही जगह टैक्स देना पड़ता है, उससे हमें बहुत राहत मिलती है और ग्राहक को भी राहत मिलती है। इसमें सारे खुश हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है और जो भी आने वाला बजट है वो भी अच्छा रहेगा। जो व्यापारियों को रियायतें दी हैं उससे खुश हैं आप? हाँ, उससे भी खुश हैं, वो भी अच्छा ही है और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। बजट तो आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है भाई साहब जी। ये बजट है पूंजीपतियों के लिए जी। और जो पूंजीपति हैं वो और भी करोड़ों रुपए के और भी इनको लाभ मिलेगा जी। लेकिन आम आदमी को कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हम तो दुकानदार पहले भी मरे हुए थे और आज भी मरे हुए हैं जी। जी। देखिए इस बारी का जो बजट है ना जी, वो बजट बड़े लोगों के लिए है। हम जैसे व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं निकाला जी जी। ना ही कुछ आयकर विभाग के टैक्स में कुछ रिबेट एक्स्ट्रा मिली है। हाँ, मेरा गोल्ड का व्यापार है, उस पर ड्यूटी ज़रूर कम कर दी है गवर्नमेंट ने जी। पर उस ड्यूटी के कम होने से रेट ज़रूर कम हो गए। कब जा करके इसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा पता नहीं। बाकी जो आम आदमी की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सब महंगी हुई हैं। ऑटोमोबाइल देख लीजिए आप, वो महंगा हो गया है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी कर दी गई हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी भी हैं। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किसानों और लोगों का बजट पर कहना है कि सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि बजट में सरकार ने उनके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं रखा। कोरोना काल ने वैसे ही उन्हें मार रखा था, मगर अब आज के बजट से कुछ उम्मीद थी, लेकिन बजट में भी कुछ नहीं मिला और ये बजट निराशाजनक रहा। वहीं हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बजट से काफी खुश भी नजर आए। इन लोगों का कहना है कि यह बजट गरीबों के लिए है और ऐसा बजट पहली बार किसी ने देश के लिए पेश किया है। जो अभी पेश हुआ है जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों के बारे में बात की है, एमएसपी के बारे में बात की है, कैसा रहा बजट, आप क्या बताएंगे? उसके बारे में तो अभी हमें रिजल्ट नहीं है जी किसी बात का, क्यों तो शाम को पता लगेगा। बाकी हम एमएसपी पे और 3 कानून पढ़ रहे हैं, किसान हैं, हमारे यहाँ ऑफिस होने चाहिए, बस इसी बात में हमारा भला होगा और इसी में सरकार का होगा। सरकार ने एमएसपी की बातचीत की है, कैरी बढ़ाएंगे, तो आप संतुष्ट हैं? तो देखते हमारे बड़े नेता बैठे हैं वहाँ, जो भी बात करेंगे उसी बात पर सहमत हम। क्या नाम है आपका? रामचंद्र लेलर। भूषण जी, क्या बताएंगे बजट को लेकर? आपने बजट देखा? आज जो सरकार द्वारा
बीजेपी द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया वो बिल्कुल निराशाजनक था। इसमें कोई भी हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ, और सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड बंदे के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा MSP के बारे में कुछ नहीं कहा सरकार ने। कृषि जो इतने आंदोलन के बारे में बैठे हैं, इसके बारे में कुछ लाना चाहिए था, उसके बारे में कोई सरकार द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। ये बजट निराशाजनक है, मैं तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ। कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के अंदर हम लोग बुरी तरह पीछे पड़े हैं, बजट हमारा हिला पड़ा है। आज के टाइम में पेट्रोल जो पहले पिछले साल के बनस्पत आज के पेट्रोल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हर चीज़ के रेट बढ़े। पहले हमें एक सिलेंडर लिखने में सब्सिडी मिलती है, आज के टाइम में वो भी खत्म कर दी गई है। निराशाजनक रहा है, बिल्कुल निराशाजनक है, 100% निराशाजनक है। मसला के समाज पे बोल रहा हूँ, क्या बताएंगे जो बजट? मैं बताऊंगा। इसमें दो मांग है हमारी, या तो कानून रद्द कर दो तीनों, और या सारा किसान का कर्जा माफ कर दो। जो पता लग गया भाई सरकार में दम है कि नहीं। क्यों? अच्छा जी, जो किसान का पर कर्जा दे रहा, लोन पर लोन दे रहे हैं कि वापिस लेंगे नहीं, ये तो एक दाबन वाली बात है। भाई इतना लोन दे देंगे, इतना उस पर कर देंगे, तो कर्जा पे किसान ने दाब रहे हैं। अगर ये तीनों कानून वापस लेंगे हो किसान का, तो भला तब होगा। और या सारा किसान जितना कर्जा दे उसने माफ कर दो। आप संतुष्ट नहीं है मतलब? हम इस संतुष्ट नहीं है जिसमें इसमें कोई दुरा नहीं, इसमें संतुष्ट नहीं। किसान मरिया पड़े, खत्म हो रहे, एक किसान खत्म हो रहा है जी। शमशेर सिंह है जी, सोबतिया एंड जहाँ मीडियम देना नहीं, किसान तो जी एक किस्म का खत्म होया बैठा बेचारा, मरदा बैठा। दिल्ली में 2-3 महीने हो गए। अगर इसके बारे में सरकार सोचे, बहुत कुछ होता है जी, बहुत कुछ। नाम तो परमात्मा शमशेर सिंह है जी। बजट देखा आपने, कैसा रहा बजट? क्या बजट बना? बहुत बढ़िया लग गया। हिंदुस्तान में पहला बजट से कभी किसी ने नहीं बनाया, कोई ही गवर्नमेंट ने। गरीबा के लिए बजट से, और मैं बहुत खुश हूँ। क्या दिखा? क्या मोदी को मैं धन्यवाद दूँ, सीतारामन को भी धन्यवाद दूँ, आयुष्मान में। और जो है गरीबा के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरी आत्मा ठंडी है। बजट अच्छा रहा? बजट बहुत बढ़िया रहा। सरकार कह रही है हम हवाई अड्डे बेचेंगे। बेचो, वो तो कुछ भी बेचो, अपना पूरा तो खाता करना है। खाता तो पूरा करेगी गवर्नमेंट, जो घाटा कर रही है ये लोग। कई अरबों का घाटा कर दिया इन्हें हमारे हिंदुस्तान में। मैं सीतारामन को भी धन्यवाद, मोदी को भी धन्यवाद, सभी जो हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद। वहीं यूपी के मैनपुरी के करहल में हमारे संवाददाता ने राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव से बात करते हुए उनसे बजट को लेकर बातचीत की। सुनते हैं क्या कुछ कहना रहा उनका। सत्र को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व राज्य मंत्री माननीय सुभाष चंद्र यादव जी। उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि बजट सत्र में किस तरह का बजट है, किस तरह बजट से लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ ANB की टीम यहाँ मौजूद है। मैं उससे बात करूँगा। सर ANB आपका स्वागत। बजट सत्र जो है वो केवल जनता के लिए धोखा है, जनता के लिए कोई कुछ ठीक काम नहीं किया गया है। बजट सत्र जो है अमीरों के लिए बनाया गया है, जिससे अमीरों को, पूंजीपतियों को ज़्यादा फायदा होगा। गरीब मजदूर किसान को इस बजट से कुछ भी होने वाला नहीं है। सर एक बात और, जहां विद्यालय 10 माह से बंद थे, उन बेरोजगार शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी सरकार ने। क्या लगता है इस बजट में कुछ उनके लिए होगा सर? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बेरोजगार शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं हुआ अब तक। कोई उनके लिए बजट अलग से नहीं रखा गया, और लॉकडाउन भी पूरी तरह खोल दिया गया है। और लॉकडाउन में जो जनता को सुविधाएं दी गई थी, वो सारी सुविधाएं भी वापस ले ली। जो गैस के लिए दाम बढ़ रहे थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बजट में कुछ? बजट में गैस पर भी कुछ नहीं किया है इन्होंने। गैस के भी दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या मानेंगे सर? बजट धोखा है, बिल्कुल धोखा है, जनता के लिए धोखा है। सरकार के द्वारा आज आम बजट पेश किया गया है, उसी को लेकर आज यूपी के मथुरा से ANB न्यूज संवाददाता रिंकू शर्मा ने किसानों से बात की। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकार केवल वादे करती है और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। आज केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, मोदी सरकार के द्वारा। तो आज हमारे पास यहाँ जनता के लोग हैं, हम जिनसे इसकी राय लेंगे कि आप इस बजट से कितने खुश हैं। हम पूछते हैं तो हमारे साथ यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं।
और बात करेंगे और ये हमें जानकारी देंगे। सर क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी, मुकेश प्रधान। सर बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है तो आप कितने खुश हैं इससे, क्या फायदा है? केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, ये 2014 से 2021 चल रहा है, 7वां बजट पेश किया है इन्होंने। और इस बजट में ये हमेशा जितने भी बजट पारित हुए ये सब सपने के बजट दिखाई दिए। 2014 के बजट में इन्होंने ये कहा था कि हम इतने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा जल साफ कर देंगे और जितनी भी देश की नदियां हैं उसमें पानी के जहाज चलेंगे, बुलेट ट्रेन चलेंगी। तो ये सब आंकड़ेबाजी के बजट हैं, इससे जनता बिल्कुल नाखुश है। किसान विरोधी बजट है और ये सपने दिखाने वाले बजट है। किसानों के लिए भी आज के बजट में इसमें कुछ बढ़ाया गया है, 1.5 गुना के करीब बढ़ाया गया है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। ये हमारे पास ये मौजूद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रण सिंह चौधरी है। सर बताइए, आज जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया, कितने सरकार ने जो किसानों के लिए 1.5 गुने की बात की है, ये सब खोखलीबाजी है। एमएफ जो है उस पर दुगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन किसान को मिलता क्या? कुछ नहीं। ये न कि जो जुमलेबाजी बात करते हैं और ये दिखावा करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे, रोजगारों के लिए, किसान के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सर हम किसान भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे, ये भी बताएंगे कि आपको जो आज बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें कितना क्या फ़ायदा मिल रहा है या कोई नुकसान है? फायदा तो कछू ना है, जाऊँ कहा है फायदा है जाऊँ। किसान को तो 2 गुनी की कहते हैं, जब अब 2 गुनी का चलते एक कछू गुनी ना है। 2014 से लगा के सब झूठ, सब जुगले बाल्टी है। हम बात करेंगे, हमारे पास और भी मौजूद है, तो हम एमएसपी पे जो अभी 1.5 गुना सरकार ने बढ़ाने का जो बजट में पेश की बात कही है, तो उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। ये एमएसपी बढ़ाने वाली जहाँ तक बात है, जहाँ तक सवाल है, 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहले माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देंगे। 2021 आ रहा है, आज गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आज किसान आंदोलित है, बॉर्डरों पे आंदोलन हो रहा है। आज 68वां दिन है और सरकार से मांग किसान यही कर रहे हैं कि भाई हमको लागत का 1.5 गुना मूल्य दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए, एमएसपी दीजिए। जब किसानों को आज तक मूल्य देने को सरकार तैयार नहीं, आंदोलन चला, उसके सरकार झुकने को तैयार नहीं, तो ये जहाँ तक हम समझ रहे सब जुमलेबाजी और ये हवाई घोषणाबाजी की बजट नहीं। तो यहाँ लोगों ने मोदी सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये केवल सरकार केवल दिखाने की बात करती है और किसानों के लिए कुछ नहीं है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। इस बजट पर मथुरा से प्रतुल गंगल, जो कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला सलाहकार मंडल के सदस्य हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसमें आप क्या उम्मीदें रखते हैं? जी नमस्कार सर, मैं प्रतुल गंगल राया से व्यापारी हूँ और मेरी यही उम्मीद रहती है कि सरकार, हम व्यापारी जो कि देश के राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हर तरह के टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो व्यापारी के प्रति सरकार की एक दूरदृष्टि यही होनी चाहिए कि उसको टैक्स के मकड़ जाल से बचा के एक ऐसा सरलीकरण उसमें प्रस्तुत किया जाए कि एक बार टैक्स दे के व्यापारी उससे फ्री हो जाए, बार बार हर चरण पर जो टैक्स देना पड़ता है उससे उसको मुक्ति मिले। दूसरी बात, व्यापारी कितना भी टैक्स देता है, व्यापार करता है, सभी का पालन पोषण करता है, फिर भी जब किसी भी अधिकारी के नज़र में कहीं जब कभी बात होती है तो यही कहलाता है कि व्यापारी चोर है। इस मेंटलिटी को अधिकारियों से दूसरी सरकार ऐसा प्रयास करे कि ये बदले, क्योंकि व्यापारी कोई चोर नहीं होता, वो अपना भी पालन पोषण करता है, साथ में अपने से जुड़े 20 अन्य लोगों का भी पालन पोषण करता है। ये सोच सरकार के अधिकारियों की बदलनी चाहिए। तो सर जैसे बजट आज पेश हो रहा है तो इससे क्या उम्मीद है आपको? बजट से सर हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार ये जिस तरह से पूरे देश में सभी का भला सोच रही है, कोरोना के प्रति वैक्सीन हमने सबसे पहले देश ने बनाई है, तो शायद इस बजट में व्यापारियों के प्रति, देश की तरक्की के प्रति भी अच्छे परिणाम, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। और शायद हमको टैक्स में जो 80C की धारा में अभी 1.5 लाख की छूट मिलती है वो शायद बढ़ के, उम्मीद है कोई बढ़े तो लोग बचत करने के प्रति प्रेरित होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे, और स्लैब में जो 5 लाख तक की छूट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, मिला जुला रिएक्शन सभी का देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से अगर जब बात की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि बजट निराशाजनक रहा, तो कुछ लोगों के लिए ये बजट उम्मीदों भरा भी रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं तमाम जगह से सामने आई हैं, जो कि एएनबी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। आम बजट जो है पेश कर दिया गया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और अर्थशास्त्री राजेश्वर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट से लेकर तमाम जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। राजेश्वर जी, आप आज के आम बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आम आदमी के लिए आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगा? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, आम आदमी को तो सबको पता है कि कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। आम आदमी के लिए इसमें ऐसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं आए हैं जिससे कहा जाए कि आम आदमी को उल्टा हो सकता है कि आम आदमी को इस बजट से कुछ न कुछ प्रैक्टिकल नुकसान हो जाए। खास करके जब कुछ हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस देखें, कुछ जीएसटी के प्रोविजंस देखें, कुछ पीएफ के प्रोविजंस देखें, तो आम आदमी के लिए इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं होना। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है उससे खास आदमियों को प्रॉफिट हो सकता है। खास आदमी कौन हो सकते हैं? जो बिलियनियर, ऑलरेडी बिलियनियर हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो जहां से फॉरेन से, जैसे इंश्योरेंस में भी 49 की जगह 74% तक का लिमिट बढ़ा दी गई। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हो सकता है। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, या एयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, या रोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको फायदा होगा कि उनको काम मिलेगा। लेकिन इन सारी जगह पर ऑटोमेटिक मशीनों से काम होता है, तो कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं समझ में आ रहा है जिससे लगे कि उनको लेबर ओरिएंटेशन ज्यादा बढ़ेगा या लेबर उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आएगी। तो अभी कहीं ऐसा प्राइमा फेसी नहीं लगता कि आम आदमी को इससे फायदा होने वाला है। उल्टा अब आपको हर रोड के ऊपर टोल देना पड़ेगा। अगर वो 6 लेन की रोड है तो उसका एक टोल बनता है, 4 लेन की रोड है तो उसका एक टोल बनता है। ऐसे आपको ट्रेनों का है, अधिकतर ट्रेनें बेची जा रही हैं। जब वो जो ट्रेनें बनाने के लिए तो सरकार जनता के टैक्स के पैसे से बनाएगी और बेचेगी उसको प्राइवेट सेक्टर को। इसका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट आए। ऐसी एयर की बात कर ले, ऐसी हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो की बात कर ले। नॉर्मल आदमी तो भारत में 70-80 करोड़ आदमी तो ऐसा है जिसके डे टू डे अफेयर्स मीट आउट करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये लग्जरी के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो पैसे जो इनको फंड देना था सरकार को, उसका कहीं एलोकेशन नहीं है। ये पहला बजट है जिसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि डिफेंस में क्या खर्चा होगा, जिसमें ये नहीं बता पा रहे हैं, सरकार ने नहीं बताया है कि हम पिछले साल से इस साल डेबिट कहाँ पे कर रहे हैं, हम पिछले साल से इस साल में खर्चे किसमें बढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दिए कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 34% के करीब बिल्कुल। राजेश्वर जी, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सभी की तरफ से सामने आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बजट काफी अच्छा रहा, तो एक वर्ग ऐसा भी है जिनके लिए निराशाजनक ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।